नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में आपको सबसे पहले पंजाब के पटियाला लिए चलते हैं। पटियाला में हालात को काबू में करने के लिए कल सुबह तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और आखिर पटियाला को इस हाल तक किसने पहुंचाया, सवाल यही है। पटियाला में तलवार का तांडव देखिए। सड़क पर तलवारें लहराई जा रही हैं। दोनों तरफ से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। छतों से भी पथराव किया जा रहा है। गोलियों की गूंज भी सुनाई दे रही है और इन सब के बीच धार्मिक नारे गूंज रहे हैं। कुल मिलाकर कह दें तो जुलूस की जिद ने आज पंजाब के पटियाला शहर को जंग का मैदान बना दिया और पटियाला में साजिश की ये चिंगारी भड़काई है सिख फॉर जस्टिस संगठन ने। दरअसल हिंदू संगठनों ने खालिस्तान के विरोध में जुलूस निकालने का ऐलान किया, जिसके बाद दूसरे संगठनों ने इस जुलूस के विरोध में ही जुलूस निकाल दिया। शहर के फव्वारा चौक तक जुलूस निकालने पर अड़े थे, हालांकि मंजूरी किसी के पास नहीं थी। हिंदूवादी संगठन काली माता मंदिर से फव्वारा चौक की तरफ जा रहे थे, तभी सड़क पर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों समुदायों की तरफ से पहले पुलिस पर और फिर एक दूसरे पर पत्थरबाजी और तलवार से हमले किए गए। हंगामे के बीच पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई। पटियाला की आज की हालत समझने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1986 में आज ही के दिन गुरबचन सिंह ने अमृतसर में खालिस्तान का झंडा लहराया था। विदेश में बैठे आतंकी पन्नू ने आज भी इसी तरह झंडा लहराने का ऐलान किया। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब में कई जगह झंडा लहराने का ऐलान किया है। फिलहाल पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च करके हालात को काबू में कर लिया है। और हम आपको बता दें कि पंजाब में जिस जगह दिन में बवाल हुआ, वहीं पर शाम को फिर हिंसा की खबर मिली है। अब से कुछ देर पहले काली माता मंदिर के बाहर गुस्साए लोगों ने हिंदूवादी नेताओं की गाड़ियां तोड़ी हैं। तो पटियाला में जहां दिन में हिंसा भड़की थी, वहां पर एक बार फिर बवाल हुआ है। पटियाला में बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला बोला गया है। झड़प के बाद पटियाला में हालांकि कर्फ्यू लगा दिया गया है कल सुबह 6 बजे तक के लिए, और गुस्साए लोगों ने जो बीजेपी नेता है उनकी गाड़ी तोड़ी। तो चलिए पंजाब के बाद आगे बढ़ते हैं भारत की बात में और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी को अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह मुख्यमंत्री योगी अपना शासन चला रहे हैं, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ लाउडस्पीकर पर एक्शन जोर शोर से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह कानून का राज बुलंद हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा खूब गर्म हो गई है। यूपी में योगी सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। सरकार के इस कानून का मुस्लिम समाज के लोगों ने बखूबी पालन किया, चाहे वो नोएडा, लखनऊ हो, मुरादाबाद हो या फिर प्रयागराज। हर जगह लोगों ने मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी। एक तरफ जुमे की अलविदा नमाज मस्जिदों के अंदर पढ़ी गई, तो दूसरी तरफ यूपी में लाउड स्पीकर पर एक्शन का काम भी चल रहा था और ये सब कुछ हो रहा था पूरी शांति
और सद्भाव के साथ। चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो। देश में एक तरफ जहां तनाव का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार ने ऐसा मॉडल पेश किया है जिसकी देश भर में जमकर तारीफ हो रही है। प्रयागराज में तो लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी मिसाल पेश की। शहर के जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे लोगों पर फूलों की बारिश की। नमाजियों ने भी कानून का पालन करते हुए संख्या ज्यादा होने पर मस्जिद के अंदर 2 बार में नमाज पढ़ी। तो वहीं सहारनपुर में भीड़ ज्यादा होने पर नमाजी सड़क पर इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोककर दूसरी मस्जिद की तरफ भेज दिया। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्ण सामान्य है। तो वहीं कानपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें भी आई। कानपुर में बस अड्डे में एक ही परिसर में मंदिर मस्जिद का निर्माण किया गया है, जहाँ जुमे की नमाज के वक्त लोगों ने मस्जिद में आराम से नमाज पढ़ी। तो वहीं मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम भी किया गया। लाउड स्पीकर पर देश भर में घमासान मचा है, तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में यूपी में योगी सरकार के एक्शन और उसके तामील ये तस्वीरें पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं देश में बढ़ती गर्मी की। देश में कुदरत का ट्रिपल अटैक चल रहा है इस समय। गर्मी के बीच बिजली संकट और पानी की कमी से लोग परेशान हैं। कुदरत का ये करंट देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ आसमान से आग की बारिश हो रही है, तो दूसरी ओर झुलसती गर्मी में बिजली संकट लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। सूरज की तपिश में बिजली संकट की मार झेल रहे लोगों पर पानी की कमी अलग मुसीबत है। वहीं पहाड़ी इलाकों में गर्मी की वजह से जंगल में लग रही आग ने यहाँ के लोगों के लिए अलग मुश्किल खड़ी कर दी है। इस समय देश के अधिकांश हिस्से ऐसे ही गर्मी की तपिश से झुलस रहे हैं और आने वाले दिनों में ये गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के सभी राज्यों में अगले 3 दिन तक जबरदस्त लू चलेगी। लू के प्रभाव के कारण कई हिस्सों में 1 मई तक तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। बढ़ती गर्मी के बीच लोग पीने के पानी की कमी से भी परेशान हैं। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी के बीच राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत लोगों को परेशान कर रही है और यहाँ लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। राजस्थान के जोधपुर में पानी की कटौती के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पानी की समस्या ऐसी है कि राज्य बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रहा है तो बस हाल। राजस्थान के जोधपुर से करीब 750 किलोमीटर दूर एमपी के खंडवा में भी रोज रोज पानी की किल्लत से परेशान लोग डीएम ऑफिस के बाहर धरना देने पहुंच गए और लोकगीतों पर ऐसे डांस किया और प्रदर्शन किया। गर्मी में पानी के बाद सबसे ज्यादा राहत जिस चीज से मिलती है वो है बिजली, यानी पंखा, कूलर, एसी। लेकिन भीषण गर्मी में कोयले की ऐसी कमी है कि बत्ती गुल है और टेंशन फुल हो गई है। कोयले की कमी के कारण देश के कई राज्यों में बिजली संकट का ट्रिपल अटैक हो गया है। बिजली संकट के बीच कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने 32 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। गहराते बिजली संकट के बीच राजनीति भी गर्म हो गई है। राज्यों में बिजली की कमी को देखते हुए यूपी में अखिलेश यादव ने, राजस्थान में गहलोत सरकार ने और कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। दूसरी ओर बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान और यूपी में सरकार ने लोगों से बिजली बचाने की गुहार लगाई है। गर्मी, पानी और बिजली की मार झेल रहे लोगों पर इस बार कुदरत भी अपना कहर बरपा रही है। आमतौर पर गर्मी से बचने के लिए लोग जिन पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, उन पहाड़ों पर भी गर्मी के कारण जंगलों में लग रही है आग और तापमान बढ़ रहा है। अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया है।
घर की दहलीज पार करते ही आसमान से जैसे अंगारे बरस जाते हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हैं। ममता बनर्जी इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच इस समय बैठक चल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। क्या मायने निकाले जाएं इस बैठक के, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और दीपक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए। दीपक रावत, मैं आपसे समझना चाहूंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे तो आखिर मकसद क्या है? देखिए, इससे पहले भी ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं तो उनसे अरविंद केजरीवाल ने लगातार मुलाकात की है। कई बार मुलाकातें दिल्ली के सीएम आवास पर भी हुई हैं और कई बार ममता बनर्जी को दिल्ली में आवास है वहां पर भी हुई हैं। तो जिस तरीके से दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए कई बार नजर आते हैं कई मुद्दों पर, तो कहीं ना कहीं इस मुलाकात को 2024 से भी जोड़कर देख सकते हैं। और जिसके बाद पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार ये समझा जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से ममता बनर्जी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। तो पंजाब जीतने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी मुलाकात है और आगे की क्या प्लानिंग रहेगी इसको लेकर भी दोनों के बीच बातचीत जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक रावत इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सियासत में कुछ भी पता नहीं चलता है, पत्ते अपने नहीं खोले जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से लगातार पिछले कई दिनों से मुलाकात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ओवैसी के आंसू। हैदराबाद में अलविदा जुम्मे की नमाज के दौरान AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और तकरीर के दौरान वो रोते हुए नजर आए, रोने लगे। आका फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने मुझे आकर हजरत कबीब बिन अदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया। कहा हमारी ये जुल्म के भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह अलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है या रसूलुल्लाह। तो असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा आक्रामक रूप में दिखाई देते हैं, आज भावुक नजर आए। लाल किले पर प्रकाश पर्व के बाद बीजेपी की तरफ से सिखों को अपने पाले में करने की दूसरी बड़ी पहल है। दरअसल किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को लगता है कि पंजाब के किसान और सिख समुदाय के लोगों के बीच एक खाई बन गई है। 2024 से पहले बीजेपी इसी खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। 2024 में पंजाब के वोटर पर भी नजर है बीजेपी की और इसी को देखते हुए लगातार बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सिखों को साधने की कोशिश चल रही है। आज बात उस शाहीन बाग की जो 100 करोड़ वाले छापे के बाद सुर्खियों में आ गया है। वो शाहीन बाग जो सबसे पहले नागरिकता कानून के खिलाफ धरना देने के बाद पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बना था, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार शाहीन बाग के आतंकवादी हो रही है। शाहीन बाग का अफगानिस्तान के तालिबान से नाता जोड़ा जा रहा है और इस कनेक्शन के पीछे है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के छापे में मिली 100 करोड़ रुपए की हेरोइन, जो शाहीन बाग से 2 किलोमीटर दूर जामिया नगर में मिली है। आज भारत की बात में टटोलेंगे शाहीन की नब्ज और ढूंढेंगे शाहीन बाग के टेरर कनेक्शन का सच। इलाका जो आप देख रहे हैं वो ये वही जगह है जहां से सीए और NRC के प्रदर्शन की जो है शुरुआत हुई थी। हमारे पास एक रिलायबल सोर्स से इनपुट आई थी कि शाहीन बाग के इलाके में एक अपार्टमेंट के अंदर बड़ी मात्रा में हेरोइन स्टोर करके रखा हुआ है और सर्च के दौरान 50 kg हेरोइन, 47 kg सस्पेक्टेड नार्कोटिक्स और 30 लाख रुपए कैश और नोट काउंटिंग मशीन
मुझे लगता है कि शाहीन बाग का जो जहरीला सच था वो आज पूरे देश के और दुनिया के सामने आ चुका है। क्या है वो सच जिसे बीजेपी नेता शाहीन बाग का जहर कहकर पुकार रहे हैं? क्या है शाहीन बाग का नार्को टेरर से नाता जिसकी चर्चा ने ही पूरे देश को हैरान कर दिया? जो लिंक्स उभर कर आ रहे हैं वो तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, दुबई और देशों से जुड़ रहे हैं और ऐसे इस दिशा में है जो कहा जा सकता है कि इसको नार्को टेरर से भी लिंक्ड होने की पूरी संभावना है। शाहीन बाग के तार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और तालिबान की जमीन अफगानिस्तान से जुड़ने की वजह आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। मेज पर नोटों की जो गड्डियां मौजूद हैं वो 30 लाख रुपए हैं। नोटों की गड्डियों के ठीक पीछे जो पैकेट दिखाई दे रहा है उसमें हेरोइन मौजूद है, यानी नशे का सामान। और नशे के इस सामान की कीमत पूरे 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 100 करोड़ रुपए की हेरोइन। शुक्रवार रात को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शाहीन बाग इलाके के एक मकान में नशे का भारी सामान होने की खबर मिली थी और जब छापेमारी हुई तो तार तालिबान तक जुड़ने लगे। मैं आपको बताऊं कि जिस बिल्डिंग में इस वक्त मैं मौजूद हूं, सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन सीके सिंह आपको उस फ्लैट की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस फ्लैट को इस वक्त लॉक कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। इस फ्लैट में कौन रहता था, किस सिंडिकेट का ये हाथ है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है इंडो अफगान सिंडिकेट का बहुत बड़ा हाथ इसमें बताया जा रहा है। इस बिल्डिंग को देखिए, जो कि बाहर से पुलिस ने लॉक कर दिया है, लेकिन जो अब तक जानकारी है ट्रैवल बैग में ड्रग्स को छिपाया गया था। ऑनलाइन जो कंपनियां हैं उनमें से किसी एक कंपनी के पैकिंग के जरिए सामान, हवाला का नोट कह लीजिए, पैसे कह लीजिए, वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था। तमाम बड़ी जानकारी एनसीबी की टीम जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये शाहीन बाग का अबू फजल इलाका कहलाता है। 4 मंजिला इमारत है, ये बिल्कुल पतली सी बिल्डिंग है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने जिस मकान में नशे का सामान मिला वहां रहने वालों से बात की। आपकी बिल्डिंग के ऊपर 3rd फ्लोर पर पुलिस को एक सिंडिकेट के बारे में पता चला है, आपको इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं उस बंदे को जानता तक नहीं हूँ। मैं हमारा बस सिर्फ काम है, दुकान से अपना मतलब रखते हैं, बाकी ये कौन रहते नहीं रहते वो मुझे कोई पता नहीं। उस मकान में रहने वाले लोग भले ही कह रहे हों कि उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन जांच एजेंसियों ने तार जोड़ने शुरू कर दिए हैं। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अफगानी नागरिक हैं और 2 भारतीय। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के शाहीन बाग में करोड़ों रुपए की हेरोइन वाली लीड गुजरात से मिली थी। एसएन प्रधान बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे रैकेट में अंडरवर्ल्ड से लेकर टेरर तक सब कुछ जुड़ा हो सकता है। ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, रिसीवर्स हैं, हवाला रैकेटियर्स हैं, अंडरवर्ल्ड है, तो सबका एक सम्मिश्रण है और इसके ऊपर नार्को टेरर का भी एंगल पॉसिबल है, नार्को फाइनेंसिंग का भी एंगल पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है, टेरर एजेंसीज को टेरर एंटी टेरर एजेंसीज को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है और स्टेट पुलिस जहाँ पर ज़रूरत, जिस स्टेट में इसका उद्भेदन होता जाएगा वहाँ काम लेना पड़ सकता है। एनसीबी की शुरुआती जांच बता रही है कि ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि शाहीन बाग के ड्रग नेटवर्क के तार सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान और दुबई तक से जुड़े हुए हैं। एनसीबी के मुताबिक इस गिरोह का मुखिया दुबई में बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहा है, जिसका साथ अफगानी नागरिकों से लेकर पाकिस्तानी तक दे रहे हैं और भारत तक हेरोइन 3 तरीकों से पहुंचाई जा रही है। समंदर के रास्ते, जमीन के रास्ते और भारत में माल लाकर हेरोइन बनाकर। ये जो नेटवर्क है वो स्मगल भी करता है, हेरोइन बाहर से स्मगल करता है और सी रूट से कर रहा है, लैंड बॉर्डर के थ्रू कर रहा है और यहाँ भी इंडिया के अंदर भी
ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और ये सारा बाहर से मंगा के या जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फिर इसकी सप्लाई डिफरेंट प्लेसेस में होती है इंडिया के अंदर, पंजाब, हरियाणा, यूपी। जैसा कि प्रारंभिक जांच में आया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी भारत के कई सारे राज्यों में सक्रिय है। इसकी कई शाखाएं भारत में होनी पाई जा रही हैं, तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये पहली बार नहीं है जब भारत में मिले नशे के सामान का अफगानिस्तान कनेक्शन सामने आया हो। दरअसल अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे नशीली अफीम उगती है और यही अफीम प्रोसेस होने के बाद पूरी दुनिया में हेरोइन के रूप में पहुंचती है, जो अफीम से 1500 गुना ज्यादा नशीली होती है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और तालिबान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया अफीम की खेती। ड्रग्स के जरिए तालिबान दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर संगठनों में गिना जाने लगा। हालांकि दुनिया के सामने एक महीने पहले तालिबान ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान में अफीम की खेती और नशीले पदार्थ की तस्करी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया की 80% अफीम अफगानिस्तान में पैदा होती है। 2017 में अफगानिस्तान में 9,900 टन अफीम का उत्पादन हुआ, जिसकी बिक्री में किसानों ने 10,000 करोड़ की कमाई की। अफीम की अफगानिस्तान की जीडीपी में 7% की हिस्सेदारी है और तालिबान का अफीम पर पाबंदी का फैसला हैरान करता है, क्योंकि ड्रग्स के कारोबार से ही तालिबान के 80,000 लड़ाकों की फंडिंग होती है। और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुखिया SN प्रधान कह रहे हैं कि बैन के ऐलान के बाद अफगानिस्तान से अफीम का निर्यात उल्टा बढ़ गया है। तालिबान गवर्नमेंट तो सरकार में आ गई है, लेकिन जब सरकार में नहीं थी तब भी जो ओपीएम की खेती होती थी वो तालिबान गवर्नमेंट के ही तालिबान के तत्वावधान में ही होता था जब वो पावर में नहीं थे। अब तो पावर में है और उन्होंने 1 सप्ताह 10 दिन पहले ये डिक्लेयर किया, ऐलान किया है कि हम लोग ओपीएम की खेती को बैन कर रहे हैं। लेकिन जो स्टॉक है उसका क्या? जैसे ही बैन होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ी तो स्टॉक जो है वहाँ से निकलने लगा और हर डायरेक्शन में चला और इंडिया के डायरेक्शन में आया, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और केवल मार्केट नहीं है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की भी पूरी साजिश है। ड्रग्स के बहाने इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, एक पंथ दो काज। और भारत में अफगानी अफीम के सबूत इस बार दिल्ली के शाहीन बाग से मिले हैं। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसा वो इलाका जिसने नागरिकता कानून बिल के खिलाफ धरना देकर पूरे हिंदुस्तान के दिलो दिमाग में अपना नाम छाप दिया था। आज लड़की खड़ी है सर, इतना हिम्मत कर रही है अपने आवाम को बचाने की। लड़की खड़ी है तो ये हाल है, पूरे मर्द खड़े होंगे तो पूरा देश बचेगा सर। 100 करोड़ की हेरोइन मिलने से पहले शाहीन बाग अतिक्रमण को लेकर चर्चा में आया था। इस वक्त शाहीन बाग में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए, लोग जो सामान है दुकानों के बाहर उसे यहाँ से हटा रहे हैं। दरअसल एमसीडी लगातार अलग अलग इलाकों का सर्वे कर रही है और एमसीडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कवायद अब शुरू की जाएगी। शाहीन बाग की तस्वीर ऐसी है कि जिधर नजर उठाकर देख लीजिए, हर वक्त हर तरफ बस अतिक्रमण ही दिखाई देगा। दुकान चाहे फर्नीचर की हो या फिर पत्थर की, सामान अपनी हदों से बहुत दूर तक पसरा दिखाई देता है। तो ये देखिए, यहाँ
के लोगों का कहना है कि अगर रोड चले तो हम खाली कर दें, यानी कि सालों से अपनी दुकानों के आगे कई फुट आगे तक लोगों ने जो है दुकानें बढ़ा रखी हैं। ये सिर्फ एक दुकान की तस्वीर नहीं है, बल्कि लाइन से जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ ये सब शाहीन बाग की वो दुकानें हैं जो सालों से बसी हुई हैं यहाँ। लेकिन 37 साल पहले 1985 तक शाहीन बाग की ऐसी तस्वीर नहीं थी। आप लोग शाहीन बाग में रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? शाहीन बाग में 15 साल हो गए हम लोग। किस तरह से बदलता हुआ देखा है शाहीन बाग? शाहीन बाग में तो बहुत कुछ बदलता हुआ देखा हमने यहाँ पे। पहले एंक्रोचमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, आज देखें जगह जगह पार्किंग है, जगह जगह लोगों ने रेडियाँ लगा रखी हैं। शाहीन बाग के इस इलाके में सब्जियों के बाग हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद यहाँ रहने वाली हिंदू गुज्जर कम्युनिटी ने प्लॉट बेचने शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब जामिया नगर बहुत ज्यादा आबादी वाला इलाका बन चुका था और शाहीन बाग में लोगों ने सस्ते प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इस इलाके की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। शाहीन बाग धीरे धीरे मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका बनता गया और यहाँ जो थोड़े बहुत हिंदू और सिख आबादी थी वो अपने घर और जमीन बेचकर यहाँ से शिफ्ट हो गए। अब शाहीन बाग की तस्वीर ऐसी है कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, बेहद संकरी गलियां हैं, मकान के ऊपर मकान हैं और कुछ गलियां तो ऐसी हैं जहां धूप और हवा का निशान तक नहीं पहुंचता। शाहीन बाग इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग मजदूर, वेल्डर, बढ़ई और प्लम्बर का काम करते हैं। हालांकि इसी शाहीन बाग इलाके में देश की प्रतिष्ठित जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और प्रोफेसर भी रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।